गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं जतिन, लेक्चर इन पॉलिटिकल साइंस। हम स्टडी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस लेसन थर्ड, जिसका नाम है भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। लास्ट लेक्चर में हमने संघीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं और संघीय व्यवस्था के जो भी आधारभूत तत्व हैं, उनकी फीचर्स हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उन पे हमने अच्छे से डिस्कशन किया। आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है भारतीय संघीय व्यवस्था में जो एकात्मक लक्षण है या फिर भारतीय संघीय व्यवस्था की जो प्रवृत्तियां हैं आज वो करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको, साथ साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए आप लोग। और अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोज़ मिलते रहें। बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं जतिन, स्वागत है एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास में। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th राजनीति विज्ञान राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। और लास्ट लेक्चर में हमने लेसन थर्ड, जिसका नाम है भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, इस पर अच्छे से बात की हमने। आज इस लेसन के पार्ट फर्स्ट में भारत में जो संघीय व्यवस्था का मॉडल है उस पर अच्छे से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया। और उसमें संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से मॉडल होते हैं, भारत में कौन से मॉडल को अपनाया गया है, संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, लक्षण, आधारभूत तत्व क्या है, उस पर हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। लेकिन उसी मॉडल के तहत एक दूसरा पक्ष है भारतीय संघीय व्यवस्था का, उस पर आज हम इस लेक्चर के थ्रू बात करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमारे यहाँ जो संघात्मक व्यवस्था का मॉडल है वो एक शुद्ध संघात्मक व्यवस्था जैसा कि अमेरिका में है वैसा मॉडल हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था की मिश्रित स्थिति को अपनाया गया है, या ये कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाते हुए इसमें ऐसे लक्षण को शामिल किया गया है जो एकात्मक व्यवस्था के हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, इसलिए कुछ प्रावधान एकात्मक व्यवस्था के भी हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था के मॉडल में कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो कि एकात्मकता को दर्शाते हैं या एकात्मक व्यवस्था से संबंधित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो कि एकात्मकता से संबंधित है या एकात्मक व्यवस्था से संबंधित है, या भारतीय संघीय मॉडल में एकात्मक व्यवस्था वाले लक्षण कौन कौन से हैं। तो इसको लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हम अब उन पे बात करते हैं। पहली एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है एक संविधान। अगर हम विशुद्ध संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो इसमें केंद्र और राज्यों का संविधान अलग अलग होता है। मतलब केंद्र का अपना अलग संविधान होता है और राज्यों का या इकाइयों का अपना अपना अलग संविधान होता है। लेकिन भारत में एक ही संविधान है, उसी संविधान के तहत केंद्र और राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि एकात्मक व्यवस्था में पूरे देश का एक ही संविधान होता है, लेकिन हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी पूरे देश का एक ही संविधान है। हमारे यहाँ अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड की तरह राज्यों के अलग संविधान नहीं हैं, पूरे देश का एक ही संविधान है। दूसरी विशेषता है अवशिष्ट शक्ति। हमारे यहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं। संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियों का बंटवारा किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत। अगर तीनों ही सूचियों में किसी विषय का वर्णन नहीं हुआ है तो ऐसे विषय अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। अक्सर
संघात्मक या संघीय व्यवस्था में जो अवशिष्ट विषय हैं वो राज्यों के पास होते हैं। एकात्मक व्यवस्था में ही अवशिष्ट विषय केंद्र के पास होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी हमने अवशिष्ट विषय राज्य को देने के बजाय केंद्र को दिए हैं। मतलब अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ये भी हमारे यहाँ एकात्मकता की विशेषता है। हमने ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया है। वहाँ ऐसी ही व्यवस्था है, वहाँ पर भी संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद अवशिष्ट विषय केंद्र के पास ही हैं। ये कहा भी जाता है कि हमारा जो संघात्मक व्यवस्था का मॉडल है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। यदि आपसे पूछा जाए कि अवशिष्ट विषय कहाँ से लिए गए हैं तो आपको कनाडा के संविधान बताना है। और ये भी अगर पूछा जाए कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था का मॉडल कौन से देश से प्रभावित है तो बेशक आप कनाडा बता सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में केंद्र को राज्य से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये भी एक एकात्मकता की ही महत्वपूर्ण विशेषता है। संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो भी संसद के पास है, मतलब केंद्र के पास अधिक है। केवल कुछ प्रावधान हैं जो जिसमें कि आधे राज्यों की सहमति की जरूरत होती है। बाकी संविधान के अधिकतर प्रावधान हैं उनमें संशोधन करने की जो शक्ति है वो केंद्र के पास ही है। ये भी जो प्रावधान है एकात्मक व्यवस्था की विशेषता के अंतर्गत ही आता है। नंबर 4 विशेषता है शक्तियों का विभाजन। संघात्मक व्यवस्था के मॉडल में एकात्मकता का लक्षण ये भी है कि हमारे यहाँ पर केंद्र को सशक्त बनाया गया है और जो शक्ति का विभाजन किया गया है वो इक्वल नहीं किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच, बल्कि हमारे यहाँ शक्ति के विभाजन में केंद्र को ज़्यादा वरीयता दी गई है, केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। केंद्र को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है हमारे यहाँ पे। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार और जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो संघ सूची के अंतर्गत ही हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे आपातकाल में और सामान्य काल में भी कुछ परिस्थितियां हैं, तो उसके तहत राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना सकता है कुछ परिस्थितियों में। इसके अलावा समवर्ती सूची में भी टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होता है और अवशिष्ट विषय भी केंद्र को ही दिए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि शक्ति विभाजन भी केंद्र के ही पक्ष में है। ये भी एक एकात्मक व्यवस्था का ही लक्षण है। 5वीं विशेषता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में कुछ विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं और राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपातकालीन शक्तियों के द्वारा राज्यों में पूरा हस्तक्षेप और इसके अंतर्गत राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, राज्यों की जो शक्तियां हैं वो भी पूरी केंद्र के पास आ जाती हैं। तो आपातकालीन जो प्रावधान हैं वो भी एकात्मकता का ही लक्षण है। हमारे यहाँ अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360 में जो आपातकालीन शक्ति का प्रावधान है उनमें जो राज्यों की शक्ति है वो भी केंद्र सरकार के पास ही आ जाती है। भारतीय संविधान में जो ये प्रावधान है अनुच्छेद 352, इसके अंतर्गत अगर राष्ट्रपति को युद्ध या सशक्त विद्रोह या बाह्य आक्रमण जैसी आशंका हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 356 के तहत अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर
और राज्यपाल की सिफारिश हो कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और जो अनुच्छेद 360 है उसमें भी अगर भारत की वित्तीय साख को अगर कोई खतरा हो या उसकी आशंका हो तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात की व्यवस्था है। तो तीनों ही आपातकाल में पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के पास आ जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जैसे हम पढ़ चुके हैं कि संघीय व्यवस्था की एक विशेषता ये भी है कि जो केंद्रीय विधायिका होती है उसका जो दूसरा सदन है उसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसा कि हमारे यहाँ पर जो केंद्रीय विधायिका है वो संसद है और संसद का जो दूसरा सदन है राज्यसभा उसमें भी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। हमारे यहाँ सभी राज्यों को इक्वल प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जबकि जो प्योर या फिर जो शुद्ध विशुद्ध संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ केंद्रीय विधायिका के दूसरे सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, वहाँ केंद्रीय विधायिका है कांग्रेस और उसका दूसरा सदन है सीनेट। तो उसमें प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुन के जाते हैं। तो इस प्रकार सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। वहाँ इक्वल है चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। हमारे यहाँ पर जो बड़े राज्य हैं उनकी ज़्यादा सीटें हैं और जो छोटे राज्य हैं उनकी कम सीटें हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व का आधार समान नहीं है। हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर राज्यों को सीटें आवंटित की गई हैं और उसी आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये भी एक एकात्मक व्यवस्था का ही लक्षण है। नेक्स्ट है नंबर 7 एकल नागरिकता। जैसा कि आपको पता है कि संघीय व्यवस्था में जनरली दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। जैसे अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो संघीय व्यवस्था का मॉडल है उसमें दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि नागरिक देश के भी नागरिक होते हैं और संबंधित राज्य के नागरिक भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर दोहरी नागरिकता की बजाय एकात्मक व्यवस्था वाला जो लक्षण है एकल नागरिकता उसको अपनाया गया है। हमारे यहाँ जो प्रत्येक व्यक्ति है वो भारत का ही नागरिक होता है, वो राज्यों का नागरिक नहीं होता है। ऐसा हमने देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए किया है। कहने का मतलब है कि एकल नागरिकता जो हमने अपनाई है ये एक एकात्मक व्यवस्था का ही लक्षण है। नेक्स्ट है नंबर 8 एकीकृत न्याय व्यवस्था। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका का मॉडल है वो भी एकीकृत है, एकल है। मतलब कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि केंद्र में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अलग है और राज्यों के जो उच्च न्यायालय है वो अलग है, बल्कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो बिल्कुल एकीकृत है, बिल्कुल सीढ़ी नुमा है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और फिर जो राज्यों में होते हैं जिला न्यायालय, फिर अधीनस्थ सत्र या सेशन न्यायालय, फिर स्थानीय न्यायालय। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल सीढ़ी नुमा एक ही श्रृंखला में नीचे के न्यायालय के खिलाफ अपील उसके ऊपर के न्यायालय में की जा सकती है और अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि जो एकीकृत व्यवस्था है ये भी
एकात्मक व्यवस्था के मॉडल में ही सामान्यतः होती है और संघीय व्यवस्था के मॉडल में ऐसा नहीं होता है। वहाँ राज्यों की न्याय व्यवस्था और केंद्र की न्याय व्यवस्था अलग अलग होती है, लेकिन भारत में ये जो एकीकृत न्याय व्यवस्था है वो एक संघात्मक की बजाय एकात्मकता का ही लक्षण है। नंबर 9 है राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। सामान्यतः जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें होता ये है कि संघ का निर्माण इकाइयों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम होता है। उसमें इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है उसमें ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ किसी समझौते द्वारा संघ का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि हमारे यहाँ पर जो दूसरा मॉडल है जिसमें इकाइयों को प्रशासनिक सुविधा अनुसार शक्तियाँ दी जाती हैं वो अपनाया गया है। इसलिए हमारे यहाँ राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये भी एक एकात्मक व्यवस्था का ही लक्षण है। नेक्स्ट है राज्यों के पुनर्गठन और सीमा में परिवर्तन का अधिकार केंद्र के पास। हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था से पृथक अगर किसी भी राज्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन करना हो या राज्यों का पुनर्गठन करना हो तो उसमें राज्यों के पास वो शक्तियाँ नहीं हैं। वो अंतिम शक्ति संसद के पास ही है। अगर किन्हीं दो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करके नया राज्य बनाना हो या राज्यों के नाम में कोई परिवर्तन करना हो या राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन करना हो तो सारे जो प्रावधान हैं, सारी शक्ति है वो संसद के पास ही है। केवल हाँ, जो राष्ट्रपति है वो संबंधित राज्यों से कुछ सिफारिश मांग सकता है, पूछ सकता है, लेकिन उस राज्य की माने या न माने ये केंद्र पर निर्भर करता है। तो अंतिम शक्ति उसके लिए संसद के पास है राज्यों के सीमा परिवर्तन या पुनर्गठन या नाम परिवर्तन को लेकर। तो ये भी एक उस मामले में भी केंद्र शक्तिशाली है और ये प्रावधान भी एकात्मक व्यवस्था से ही संबंधित है। नंबर 11 है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। भारतीय संघीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका अगर निर्माण करना हो तो वो भी केंद्र सरकार के हाथों में ही है। इसके अलावा जो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं वो भी केंद्र सरकार के अधिकारी हैं। केंद्र के द्वारा ही उनकी नियुक्ति होती है और जो यूपीएससी जो लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा ही उनकी भर्ती की जाती है और वो पूरा केंद्र के नियंत्रण में होता है। लेकिन आप देखिए जो राज्यों में जिला कलेक्टर होते हैं वो आईएएस मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पर राज्यों की जो सेवाएं हैं, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो राज्यों की और केंद्र की एक ही है, अलग अलग नहीं है। केंद्र के कई डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो राज्यों के विभागों में भी काम करते हैं, लेकिन उन पर जो नियम हैं वो केंद्र सरकार के ही लागू होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधान की दृष्टि से भी हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो एकात्मकता का ही एक लक्षण है। यहाँ तक कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का अगर सृजन भी करना हो तो वो शक्ति भी राज्यसभा जो संसद है उसके पास है। राज्यसभा इसकी शुरुआत कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। नेक्स्ट नंबर 12
अन्य अनेक ऐसे प्रावधान हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि योजना आयोग की व्यवस्था है, क्योंकि योजना आयोग भी पूरे देश के लिए योजनाएं बनाने का काम करता है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक तरह से। अब उसका नाम नीति आयोग हो गया, वो भी उसी प्रकार की एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल का पद है। राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसके माध्यम से भी राज्यों के विभिन्न विभागों की लेखाओं की जांच की जा सकती है। ऐसी अनेक व्यवस्थाएं हैं जो कि एकात्मक व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन हमारी भारतीय संघात्मक व्यवस्था में उनको अपनाया गया है। इन सभी 12 विशेषताओं में हमने देखा कि भारतीय संघवादी मॉडल में संघात्मक व्यवस्था से भी ज़्यादा एकात्मक व्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं, और यही कारण है कि हम जो भारतीय व्यवस्था है उसको हम संघवादी नहीं कह सकते, और उसके लिए संविधान में जो राज्यों का संघ वाक्य यूज़ किया गया है तो उसका यही कारण है। इसलिए हमारे यहाँ पर इस आधार पर मिश्रित व्यवस्था है। आप कह सकते हैं कि वो सामान्य काल में संघात्मक रहता है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में वो एकात्मकता की स्थिति भी ले लेता है। और इसके साथ साथ संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का मिश्रण कुछ विशेषज्ञों ने कहा भी है, और आप भी ये कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था नहीं बल्कि संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का मिश्रण पाया जाता है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, वो है भारतीय संघवाद की प्रवृत्ति। इसमें दो बातें हम प्रमुख रूप से देखेंगे। एक तो भारतीय संघवाद के बारे में जो विभिन्न विचारकों का क्या मत है, कौन से विचारक ने क्या कहा है, वो भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ पूरा आज़ादी के बाद से लेकर जब से संविधान लागू होता है तब से लेकर आज तक की जो पूरी संघवाद की यात्रा रही है, जो संघवादी व्यवस्था की प्रवृत्ति रही है केंद्र और राज्यों के संबंध को लेकर, तो वो कैसी प्रवृत्ति रही है, तो पूरी उस यात्रा को संक्षेप में हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए या वर्णन कीजिए। इसके अलावा ऊपर जो हमने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं, उसमें से आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संघवादी व्यवस्था के लक्षण बताएं, या उसमें दोनों भी बता सकते हैं। प्रश्न की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है ये, क्योंकि वहाँ ऐसी स्थिति में आपको जो संघात्मकता की विशेषता है वो भी बतानी होगी और एकात्मकता की विशेषता है वो भी बतानी पड़ेगी। आपसे केवल जो भारतीय संघवादी व्यवस्था में जो संघीय प्रावधान ही पूछे तो फिर आपसे वो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं आप बताएंगे, और एकात्मकता वाले प्रावधान पूछे तो आपको वो बताने पड़ेंगे। इसके अलावा तीसरा टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं, भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियाँ, तो इसमें आपको उन दोनों टॉपिक की भूमिका लेते हुए फिर जो हम आगे बात करेंगे उन मुद्दों पर चर्चा करनी होगी, जिसमें आज़ादी से लेकर अर्थात संविधान के लागू होने से लेकर आज तक की जो पूरी संघवादी यात्रा है उस पर आपको चर्चा करनी होगी कि किस प्रकार संघवादी प्रवृत्तियाँ भारतीय संविधान या भारतीय संघवादी व्यवस्था में देखने को मिली है। भारतीय संघवादी जो व्यवस्था है, अगर उसकी प्रवृत्तियों की बात करें तो उस पर कई जो संविधान विज्ञ हैं
या विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपने अपने मत जाहिर किए हैं और भारतीय संघवाद को अलग अलग शब्दों में पिरोते हुए अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो प्रसिद्ध संविधान विज्ञ के.सी. वेयर, उन्होंने भारतीय संघ को अर्धसंघ कहा है। इसके अलावा जो ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहयोगी संघवाद कहा है। मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी पर आधारित संघवाद कहा। जो प्रसिद्ध संविधानविज्ञ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने तो भारतीय संघवाद को संघीय ढांचा मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन अगर हम जितना हमने स्टडी किया है उसको हम देखें, जैसे एकात्मक और संघात्मक वाले लक्षण, इसके अलावा विभिन्न संविधान विज्ञ की राय को देखें तो तो हम कहेंगे कि जो विशुद्ध संघवाद है या प्योर संघवाद है, वो संघवाद तो हमारे यहाँ पर नहीं है और भारतीय संघवादी व्यवस्था को आप उस श्रेणी में तो नहीं रखेंगे। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ एकात्मक प्रधान वाला संघ है या एकात्मक और संघीय व्यवस्था का मिश्रित रूप आप कह सकते हैं। और संविधान की भावना भी यही है, क्योंकि जो भारतीय परिस्थितियाँ थी, जो हमारे यहाँ विविधता की स्थितियाँ है, विभिन्न धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र, तो उनमें एक रूपता स्थापित करने के लिए प्योर संघवाद हमारे संविधान विज्ञों को उचित नहीं लगा। उन्होंने संघवाद का विशेष मॉडल अपनाया और यही कारण है कि संघवाद शब्द भी प्रयोग नहीं किया। राज्यों का संघ शब्द इसके लिए प्रयोग किया। भारतीय संघवादी व्यवस्था में हमने पढ़ा भी है कि अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे प्रावधान हैं, चाहे उसमें एकल नागरिकता हो, एक ही संविधान हो, जो भारतीय आपातकालीन व्यवस्था हो, चाहे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था हो, एक ही चुनाव आयोग हो, एकीकृत न्याय व्यवस्था हो और जो पूरी शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में हो, चाहे इसके अलावा राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वो राज्यपाल का पद हो, तो ये सारे प्रावधान एक सशक्त केंद्र का निर्माण करते हैं भारतीय संघवाद में। लेकिन ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यों को बिल्कुल शक्तियां नहीं दी गई हैं। भले ही एकात्मकता के प्रावधान हैं, एकात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया है, लेकिन राज्यों को भी अपने क्षेत्रों में स्वायत्तता दी गई है। उनको भी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कुछ शक्तियां दी गई हैं। जैसे अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रावधान है, या फिर जो योजना आयोग है, या वर्तमान में जो नीति आयोग है, उसमें अगर हम देखें, या क्षेत्रीय परिषद, तो वहाँ पर राज्यों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। राज्यों को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, उनकी भी भूमिका को नकारा नहीं गया है। तो इस आधार पर मिलीजुली स्थिति हम कह सकते हैं। अगर हम संविधान के लागू होने के पश्चात आज तक के पूरे इतिहास को देखें और भारतीय संघवादी प्रवृत्ति का मूल्यांकन करें, और यदि हम पूरी संघवादी व्यवस्था या संघवादी मॉडल का व्यवहारिक रूप से अनुभव करें, तो कई प्रकार के स्वरूप या कई प्रकार की धाराएं हमें देखने को मिलती हैं संविधान के लागू होने से आज तक की पूरी यात्रा में। अगर हम संविधान लागू होने से लेकर 1967 तक की बात करें, 1967 तक की बात करें, तो एक ऐसी स्थिति रही थी कि उस समय केंद्र में और राज्यों में जब एक ही दल कांग्रेस का एक प्रभुत्व राज था, एक दलीय प्रभुत्व का दौर था, और केंद्र व राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो ऐसे दौर में केंद्र और राज्यों के बीच एक समन्वय बना रहा।
किसी भी प्रकार का कोई टकराव देखने को नहीं मिला और बहुत ही नाममात्र के विवाद ही केंद्र और राज्यों के बीच देखने को मिले। पूरी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति देखने को हमें मिलती है इस दौरान, लेकिन 1967 से एक पूरा मोड़ आप कह सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था ने या राजनीतिक प्रक्रिया ने लिया और केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के दौर की भी शुरुआत हुई। उसका प्रमुख कारण ये था कि जो एक दलीय प्रभुत्व का जो दौर था केंद्र और राज्यों में, जो एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अब अनेक राज्यों में अलग पार्टियों की सरकारें भी आईं। अब क्योंकि उन राज्यों में जब गैर कांग्रेसी दलों का निर्माण हुआ और सरकारें बनी तो उन राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा हस्तक्षेप और एक टकराव केंद्र और राज्य के मध्य देखने को मिला। क्योंकि अब जो गैर कांग्रेसी सरकारें थीं वो केंद्र पर कई प्रकार के आरोप लगाने लगी और राज्यों को एक स्वायत्तता की मांग या उनको कुछ विशेष शक्तियां देने की मांग भी उठने लगी और अनुच्छेद 356 आपातकालीन शक्ति का दुरुपयोग भी केंद्र के द्वारा देखने को मिला। अपने विरुद्ध जो गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें थीं उनको अनुच्छेद 356 के प्रयोग के द्वारा अपदस्थ करने की प्रवृत्ति या राज्यपाल के पद के माध्यम से केंद्र की शक्ति का दुरुपयोग करने की कई प्रवृत्तियां देखने को मिली। तो कहने का मतलब है कि 1967 के बाद जो संघवादी मॉडल है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति देखने को हमें मिलती है। अनेक आयोगों द्वारा केंद्र या राज्यों को स्वायत्तता या उनकी शक्ति में अभिवृद्धि की मांग भी की जाने लगी। और अगर हम बात करें एक विशेष स्थिति केंद्र और राज्य और संघवादी मॉडल की तो 1989 में केंद्र में वो समय आया कि जहां पर एक त्रिशंकु लोकसभा या त्रिशंकु सरकारें बनने का दौर शुरू हुआ और जहां किसी भी पार्टी को बहुमत मिलना समाप्त हो गया, या आप यूँ कहें कि गठबंधन की सरकारों का निर्माण शुरू हुआ और ये काफ़ी लंबे समय तक रहा, जो कि हमने देखा कि हाल ही में जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनकर आई तो 1989 के बाद से लेकर 2014 में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिला बीजेपी को। तो उस दौर में 1989 से 2014 तक हालांकि गठबंधनीय सरकारों का एक लंबा दौर चला, उसमें भी राज्यों और केंद्र के बीच टकराव रहा, लेकिन वो वैसा नहीं जैसा कि 1967 के दौर में रहा था। क्योंकि उसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण ये था कि अब जो क्षेत्रीय दल राज्य स्तरीय जो दल हैं उनका भी केंद्र के अप्रत्यक्ष रूप से या गठबंधन के माध्यम से प्रभुत्व बढ़ा। और अब केंद्र सरकारें, क्योंकि सशक्त केंद्र तो रहा ही नहीं, सशक्त केंद्र मतलब सरकारें अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें थी, एक पार्टी का प्रभुत्व तो रहा ही नहीं अब, तो उनको भी तरजीह दी जाने लगी, अलग अलग पार्टियों की सरकारों को भी तरजीह दी जाने लगी। लेकिन बहुत सी ऐसी स्थितियां रहीं जब केंद्र और राज्यों के बीच टकराव भी रहा, राज्यों के बीच आपस में टकराव रहे और विशेषकर ये टकराव उन दिनों ज़्यादा बढ़ता था या ऐसे राज्यों के साथ ज़्यादा होता था जहां पर केंद्र में और राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें रहीं। आज़ादी से लेकर यही टकराव की स्थिति केंद्र और राज्यों के मध्य ज़्यादा रही, जब केंद्र में अलग पार्टी की सरकार रही और राज्य में अलग पार्टी की सरकार रही हो। ऐसी स्थिति में राज्यों के द्वारा केंद्र के ऊपर जो आर्थिक सहायता देने में भेदभाव का या राज्यपाल
द्वारा पद के दुरुपयोग करने का या अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता था। अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें, 2014 में जब विशेषकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो उसके बाद अगर हम देखें तो वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को भी अपने साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई और इस बात को स्वीकार किया गया, इस बात को महसूस भी किया गया कि अगर पूरे देश का विकास करना है या भारतीय संघवाद को मजबूत करना है तो राज्यों को भी तरजीह देनी पड़ेगी। और इसका सबसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप जीएसटी बिल को दे सकते हैं कि जो जीएसटी पारित हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, जिसमें कि आप देखें कि एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है भारतीय संघवाद की एक बदलती हुई प्रवृत्ति का। आप बता सकते हैं इसको क्योंकि एक ऐसे दौर में जब भारतीय संघवादी प्रवृत्ति मुड़ चुकी थी, जब केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति आ जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा जो एक जीएसटी बिल को पारित करवाना, क्योंकि बिना राज्यों की सहमति के ऐसा संभव नहीं था, तो ये एक भारतीय संघवाद की मजबूती का प्रमाण आपको मिलता है कि यहाँ पर एक ऐसे मुद्दे पर जहाँ पर राज्यों को अपनी टैक्स प्रणाली को पूरे एकीकृत टैक्स प्रणाली के अंतर्गत स्वीकार करना था, उनको मर्ज करना था पूरे टैक्स सिस्टम को, एक एकीकृत टैक्स व्यवस्था बनानी थी जीएसटी के तहत, उसको स्वीकार किया और उन्होंने जीएसटी बिल को पारित करवाने में मदद की। तो ये एक केंद्र और राज्य के बीच एक सामंजस्य की स्थिति देखने को मिलती है। ये भारतीय संघवाद के मजबूत होने का प्रमाण है। इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र और राज्यों के बीच अब टकराव नहीं होता है। आज भी राज्यपाल के मुद्दे को लेकर, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को लेकर कई बार टकराव की स्थिति रहती है। इसके लिए 1983 में सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों को परिभाषित करने के लिए गठित किया गया था। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है अक्सर कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया और क्यों किया गया, तो आपको बताना है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए या सुधारने के लिए 1983 में यह गठित किया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आरएस सरकारिया की अध्यक्षता में ये किया गया था। तो सरकारिया आयोग ने भी अपनी सिफारिशें दी थीं। उन सिफारिशों में एक सशक्त केंद्र की बात की थी, लेकिन राज्यों को भी स्वायत्तता देने की बात उन्होंने की थी। बहुत से सुझाव उन्होंने दिए थे कि जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो टकराव होता है, विशेषकर जो आपातकाल अनुच्छेद 356 का प्रयोग है, राज्यपाल के पद वाली बात है, तो अन्य कई ऐसे सुझाव दिए थे जिससे कि केंद्र और राज्य के बीच जो टकराव है वो नहीं हो और केंद्र सरकारें राज्यों की स्वायत्तता को भी स्वीकार करें संविधान की भावना के अनुसार। लेकिन सरकारिया आयोग और अन्य आयोगों की भी यह सिफारिश रही थी कि केंद्र और राज्यों के बीच एक तालमेल रहे और उसके साथ साथ सशक्त केंद्र का भी निर्माण हो। इस बात को सरकारिया आयोग ने भी स्वीकार किया था। तो सरकारिया आयोग ने भी जो अपनी सिफारिशों में जो मजबूत केंद्र और सुदृढ़ राज्यों की जो सिफारिश दी थी, तो वो कहीं ना कहीं वर्तमान में प्रतीत लगती भी है, क्योंकि उसी तरीके से पूरा वातावरण भी कम से कम वर्तमान सरकार द्वारा क्रिएट किया भी गया है। और कुछ हम अपवाद को छोड़ दें, कुछ स्थितियों को छोड़ दें, तो आज भी हालांकि राज्यों के द्वारा स्वायत्तता की बार बार मांग की जाती है, लेकिन
केंद्र सरकार ने एक मजबूती का रुख भी अपनाया है और मजबूत होते हुए भी राज्यों को अब वो एक सुदृढ़ता प्रदान करने का प्रयास करते भी हैं। उनको राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता भी देने का प्रयत्न केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जीएसटी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ जैसे राज्यों के बीच जल या पानी के बंटवारे के विवाद को आप कहें या फिर राज्यपाल के पद या राज्यपाल की भूमिका को लेकर आप कहें या अनुच्छेद 356 के प्रयोग, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप अगर छोड़ दें, क्योंकि कई बार इनको लेकर टकराव की स्थिति हो जाती है। बाकी एक केंद्र और राज्य के बीच जो संघवादी एक समन्वय वाली जो प्रवृत्ति है, उस ओर हम भारतीय संघवाद को देख सकते हैं। तो बस ये लेक्चर अब यहाँ कंप्लीट होता है। जो भी टॉपिक्स हमने इस लेसन में किए, उनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से इस लेसन को तैयार करें आप। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में शेयर करें और अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आगे और आप क्या चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं इन लेक्चर्स में और आपके लिए कितने उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। क्या आप इन लेक्चर्स का फ़ायदा ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, तो पूरी आप अपनी प्रतिक्रिया